ये पूजा का घर है, छप्पर नुमा घर, जहाँ पर चूल्हा जलता है और ऊपर जो काला-काला पूरा धूप पूरा जैसे जल जाता है धुएँ से, वो हो गया है। छोटा-सा घर है, एक तख़्त और ये पढ़ने के लिए अब लाइट लग गई है, सरकार ने लाइट लगवाई है। आप देख सकते हैं एक बोर्ड है सिंपल सा, जहाँ पे लाइट है और ये छोटा-सा घर जहाँ तक मात्र आपको दिख रहा होगा, बस यही घर है पूजा का। ऐसा घर जो खुरदरा है, उसमें कैसे पूजा पली और बढ़ी। यहाँ पे बारिश होती होगी आप सोचिए, ये छप्पर पे टायर पड़े हैं, पॉलीथीन फटी है, यहाँ पे एक जो टट्टर है जिसको बोलते हैं कि जानवरों से रोकने के लिए एक टट्टर लगा, एक मजबूत घर नहीं है, एक आवास नहीं है, तो उसमें से दरवाजा कैसे लगे? इसका नाम क्या रखा है पूजा आपने? इसका नाम वैष्णवी है, अंदर से आवाज आई। नमस्कार साथियों, मैं गौरव कैमरा पर्सन शिवानंद के साथ आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल देश समाज विद गौरव पर। साथियों, हम आज आपको मिलाने लाए हैं महज 18 साल की उस होनहार छात्रा से, जिसने सरकारी विद्यालय की खिड़की से ख्वाब बुना और उस ख्वाब पर चलते चलते जापान के सकूरा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम तक का सफ़र तय किया। ये सफ़र जितना दो शब्दों दो लाइनों में बयां करना आसान है, उतना ही कठिन रहा होगा। और इस सफ़र को हम जानने के लिए सीधे बाराबंकी के एक बेहद छोटे से गांव डलईपुरवा में पूजा पाल के पास आए हैं। स्वागत है पूजा। नमस्ते सर। कैसी हैं आप पूजा? मैं तो ठीक हूँ सर। पूजा, आपकी ये जो जर्नी रही, धूल भूसा पृथक्करण यंत्र आपने बनाया, इस पूरी जर्नी के बारे में आप बताइए। कैसे लगातार 4 सालों तक आपने इस पर मेहनत की, इसके बारे में हमें विस्तार से बताइए। सर, मेरा नाम पूजा है और मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय अघेरा में पढ़ती थी, तब मैंने ये भूसा धूल पृथक्करण यंत्र बनाया था। फिर स्कूल में हम लोग पैदल जाते हैं यहाँ से स्कूल, और एक गांव की लड़की हमारी वो साइकिल से जाती थी। तो दोनों लोग हम स्कूल जा रहे थे, एकदम जस्ट रोड की साइड में थ्रेशर चल रहा था, जिससे ये धूल सारी निकल कर इसी रास्ते पे आ रही थी। इसी कारण सर हम जा रहे थे और साइकिल से ज़्यादा चला नहीं पाते थे, तो दोनों लोग उसी धूल में जाके साइकिल से गिर गए। और सर कोई गाड़ी बड़ी नहीं आ रही थी, नहीं तो अब तक काम खत्म हो जाता हम दोनों लोग का। अरे! लेकिन सर उसी दिन से मैंने ये सोच लिया, इस धूल को हम कुछ करेंगे, जैसे ये हमारी धूल हमारे वातावरण को और हमारे स्वास्थ्य को, और जो हमारे गांव के बूढ़े लोग हैं और छोटे बच्चे हैं जिनके पास खेत भी नहीं, वो रास्ते से जा रहे हैं, उन लोगों की परेशानी और हम अपनी परेशानी को दूर करेंगे। सर उसी बारे में हम सोचती रही। फिर उसके बाद जब मैं स्कूल गई, फिर अपने राजीव श्रीवास्तव सर से कहने लगी, सर मैं आज स्कूल आ रही थी और रास्ते में थ्रेसर चल रहा था, इससे हम बीच में गिर गए सर, कोई चारपहिया नहीं या कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, नहीं हमारे को चोट लग सकती थी। सर इसके लिए हम क्या करें जो इस धूल को हम अलग कर सकते। सर बहुत तेज से हंसने लगी, बेटा क्या दिमाग लगा रही हो, अभी क्या उम्र हुई है। सर इसी बारे में फिर दिन भर स्कूल में हम उसी बारे में पढ़ते भी रहे, और उसके बारे में हम सोचते रहे कि इसके लिए हम क्या करें। इसके बारे में हम कई दिन तक सोचे। फिर उसके चौथे पाँचवें दिन फिर मैंने कहा, सर जिसके सामने हम एक बड़ा सा झोला लगा दें, हो सकता है धूल रुक जाए। लेकिन सर ने बोला, तुम्हारे पास बेटा इतना बड़ा झोला है नहीं कि तुम इसके सामने लगाओगे। सर फिर उसी दिन फिर मैं निराश हो गई, फिर क्लास में बैठे रही, इसी बारे में हम सोचते रहे। फिर स्कूल में छुट्टी हुई, घर चले। इसके बाद कई दिन तक मैं सोचा, लेकिन जब माँ को एक दिन मैंने चलनी से गेहूँ का आटा चालते हुए देखा, क्योंकि जितना महीन था वो नीचे गिरा जा रहा था और जितना बड़ा था वो चलनी में ऊपर था, तो हमारी समझ में आया क्यों ना हम इसके बीच में एक जाली लगा कर देखें, हो सकता है धूल रुक जाए। लेकिन सर वो जो घर बनता है तो मोरन जिससे चला जाता है, वो चलना हम लेकर स्कूल गए। तो स्कूल के 2-4 बच्चों को लेकर और हमारे गए टीचर राजीव श्रीवास्तव सर को फिर मैं लेकर गई। तो दोनों साइड में मैंने डंडा बांधा और जाकर उस थ्रेसर के आगे मैंने खड़ा किया। तो जो उसके सामने खड़ा किया, 2 बच्चे इधर पकड़े, 2 बच्चे इधर, और हम उसे उस भूसे को आगे की ओर खींच रहे थे। सर लेकिन मैंने भूसे से तो धूल को अलग कर लिया, लेकिन जो धूल थी हमारे वातावरण को और हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंची थी, उस धूल के लिए नहीं समझ में आ रहा। फिर इसके बारे में मैंने कई दिन तक सोचा, क्योंकि मैंने भूसे से तो धूल को अलग कर लिया था, लेकिन सर पास के खेत में भरा हुआ था पानी, जो कम मात्रा में जाती थी धूल उस पानी में गिर रही थी। तो हमारे समझ में आया कि जैसे हम इसके नीचे एक टैंक कोई रख दें, हो सकता है धूल रुक जाए। तो जब मैंने ये धूल को, तो जैसे चक्की से हम कपड़े की सहायता से आटा बाहर निकालते, उसी सहायता से हम इस धूल को अपने बाहर निकाल सकते हैं। जैसे हम किसान इस धूल को बेच के पैसे कमा सकते हैं, आग के गोले बनते हैं और प्लाईवुड बनते हैं, और खेत के खाद बनाने में हम उसमें प्रयोग ले सकते हैं। तो सर इसमें का जो भूसा है, जो भी जीव जंतु खाएगा उसके लिए स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। पूजा, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि किस प्रकार धूल का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, यानी वेस्ट मैनेजमेंट की आपने तकनीक बताई।
आपने माँ की चलनी से वो विचार किया कि कैसे हम उसे अलग करेंगे। पर इन सब विचारों को एक साथ लाकर कोई ऐसा शिक्षक ज़रूर प्राइमरी स्कूल में रहा होगा, जिसने आपको आगे ले जाने में बहुत मदद की होगी। तो जापान तक ये सफ़र आपने किसी के मार्गदर्शन में किया, उसके बारे में मुझे बताइए? सर ये हमारे राजेश श्रीवास्तव सर हैं जो बाराबंकी में रहते हैं, यहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय अघेरा में पढ़ाने आते थे। जी। सर हमें ही नहीं, जो अघेरा से स्कूल से बच्चे जाते थे और कुछ बच्चे तुर्कानी से आते थे, हमारे डलेप्रवा गाँव से कई बच्चे जाते थे। सर हमें ही नहीं, सारे बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन ये दिमाग जो मैंने लगाया था कि जिससे हमें और हमारे वातावरण को, हमारे गाँव लोगों को, सबको हानिकारक होती है। सर इस दिमाग से हमारे राजीव श्रीवास्तव सर इसमें जो इंस्पायर अवार्ड की एक योजना चली थी, तो उसमें ये फॉर्म भरा जाता था। तो पूरे प्रदेश से, पूरे मतलब अपने इंडिया से जी। 48 लाख फॉर्म से कुछ ज़्यादा लोग भरे गए थे फॉर्म। 48 लाख! यस सर, वाह! इसमें फॉर्म भरे गए थे। तो इसमें जितने बच्चों का मॉडल सिलेक्ट होता है उसके खाते में 10,000 रुपये आता है। तो सर हमारा मॉडल सिलेक्ट हुआ था। सर उसी दिन से जितना मॉडल बनाने में लगा, जितना यहाँ से दिल्ली, गाज़ियाबाद, जहाँ ये मॉडल लेकर जाना था 2-4 बार, जितनी बार, उस सारा पैसा हमारे राजीव श्रीवास्तव सर ने लगाया। सर हमारी इतनी स्थिति नहीं थी कि हम यहाँ से निकल के सफदरगंज या बाराबंकी जा पाएँ। लेकिन हमारे राजीव श्रीवास्तव सर की मदद से आज मैं अपने गाँव से छोड़ जापान तक पहुँच पाई हूँ। जापान तक पहुँच पाई। प्राइमरी स्कूल का एक शिक्षक इतनी महानता लिए हुए अपने अंदर समेटे है, जिसने पूजा पाल जैसी एक छोटे से छप्परनुमा घर में रहने वाली छात्रा को जापान तक का सफ़र तय कराया। और जैसे पूजा ने बताया कि इंस्पायर मानक अवार्ड में चयनित होने के बाद वो जापान के सकुरा एक्सचेंज साइंस प्रोग्राम में गईं, पर उनकी माँ, उनके पिताजी किस स्थिति में उस समय थे, ये हम जानेंगे। और कितना परिवार है पूजा का। सर हम पाँचों लोग पढ़ते, दीदी का कई बार इस बार लास्ट ईयर बीकॉम का है, और हमारा जो बड़ा भाई है तो 8th में है, छोटा भाई 4 में है, और जो हमारी सिस्टर है वो 9th में, हमारा इस बार 12th है। सर हमारे मम्मी पापा इतनी गरीबी झेलते हैं, मम्मी प्राथमिक विद्यालय अघेरा में खाना बनाती हैं, पापा मजदूरी करते। सर हर एक परिस्थितियों को झेल कर सर घर पे खाने को नहीं रहता। मम्मी पापा हमारे नहीं पढ़े हैं, लेकिन यही कहेंगे कि बेटा पढ़ लो, जैसे हम ये दिक्कत झेल रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, हमारे बच्चों को ना झेलना पड़े, यही हमारे मम्मी पापा कहेंगे। वाह! कितनी महानता है, कितनी वैज्ञानिक सोच है माँ और पापा की, जो खुद नहीं पढ़े हैं, एक छोटे से घर में रहते हैं, मज़दूरी करते हैं। माँ स्कूल में खाना बनाती है, पर बिटिया को जापान तक का सफ़र तय कराने के लिए वो हमेशा कहती है कि आप भूखे रह लो, लेकिन ज़रूर पढ़ो। अभी आप किस क्लास में पढ़ रही हैं? सर इस बार 12th में हूँ मैं। तो ये इस कार्यक्रम को पूरा करने में लगभग आपको 4 साल लगे? ये सर 4 साल 8th में बनाया था, तब से चल रहा है ये हमारा कार्यक्रम। आपकी उम्र लगभग 17 या 18 वर्ष होगी। सर 17 साल है। तमाम सारे ऐसे युवा छात्र और छात्राएं हैं जो शहरों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। कभी कई बार उनका धैर्य टूट जाता है। आप तो छोटी सी उम्र की बच्ची हैं और आपने लगातार 4 साल तक इस पर काम किया। इस काम को करने में क्या कठिनाई आई होंगी? उन कठिनाइयों को आप बताइए। हमारे घर की ये स्थिति थी कि पहले जो दिया जला के हम लोग पढ़ते थे, फिर अब फिर पापा सब लोग 5 लोग बराबर के हो गए थे, पढ़ते लिखते हैं, तो पापा वो जो हाथ की टार्च, वो जो बत्ती छोटी-सी, रात में कोई लैट्रिन बाथरूम जाता तो जला के जाता, उसी बत्ती से हम लोग रात में लाइट जलाकर उस बत्ती से पढ़ते थे। नहीं सर, सब अकेले पढ़ने में, वो तो छोटी थी तो एक लोग को काम करती, तो इसलिए हमारे सर 2 भाई हैं, 3 बहन हैं, सब लोगों को पढ़ने में दिक्कत होती थी। सर छोटी जो बैटरी आती है, वो पापा लेकर आए, उससे हम लोग पढ़ते लिखते थे। सर हर एक परिस्थितियों को झेलकर हम आज इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं। और हमारे उस दिन मंत्री जी यहाँ दरियाबाद से आए थे, सतीश सिंह शर्मा, तो वो हमारे घर में 21 तारीख को बिजली लगवा गए हैं। वाह! यानी सरकार ने 21 तारीख को बिजली तब लगाई जब जापान का सफ़र पूजा कर आई। उसके बाद लगवाए हैं। अभी क्योंकि आपको हम से जापान नहीं गए थे, उसके हमारे जाने से पहले 10-15 दिन पहले से मीटर हमारे घर पे रखा हुआ था। अच्छा। तो जब हम वहाँ से वापस आ गए, लगभग 1 महीने से ज़्यादा हमें, क्योंकि 14 जून को गए थे और 22 जून को हम जापान से वापस आ गए। उसके बाद से 21 जून को हमारे घर पे लग पाई है, बिजली लग पाई है। हाँ, 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद, यानी मीटर पहले से रखा था और बिजली तब तक इंतज़ार करती रही आपके घर तक आने के लिए, जब तक कि पूजा जापान से भारत ना आ जाएँ और उसके बाद पूजा का नाम ना हो जाए, तब तक बिजली का एक बल्ब जलने में इतने दिन लग गए। यस सर। बहुत तकलीफ़ होती है जब ऐसे होनहार छात्रों से बात होती है। और मैं पिछले 1 घंटे से पूजा के वहाँ बैठा था, मुझे सारी कंडीशन घर के अंदर की दिखी। पूजा पर आपके हौसले को सलाम। हमारा ये पहला वीडियो है, शूट कर रहा हूँ
और मैं भाव से भर गया हूँ। वास्तव में मैं एक शिक्षक के रूप में भी कभी-कभी कार्य करता हूँ। मुझे समझ है कि बच्चे गरीबी में किस तरह पलते हैं। और पूजा ये बताइए, भविष्य में आपका क्या प्लान है? सर इस बार तो 12th है, इस इसके बाद में सर हमारी स्थिति है नहीं कि हम इसके आगे पढ़ पाएँगे। तो हमारी मम्मी-पापा यही कहते हैं कि इंटर तक तो हमने किसी तरह से पढ़ा दिया, इसके आगे की स्थिति है नहीं तो अब वो क्या कर सकते हैं सर हम। लेकिन हमारा सर सपना है कि इंजीनियर हम बनेंगे, लेकिन मम्मी-पापा की वजह से अब इतना मतलब कमाई भी नहीं है। 5 लोगों को खवाना-पियाना, बाबा भी हैं, कपड़े-लत्ते सर सब कुछ देखना पड़ता है, तो इसके आगे और सर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और यही हम कहेंगे कि कोई हमें पढ़ाना भी इसके आगे चाह रहा है, तो यहाँ हम पढ़ नहीं पाएँगे गाँव में रह के। सर हमारा ये लखनऊ बाराबंकी में कहीं करवाएँगे एडमिशन जब करवाएगा कोई, तो वहाँ फिर सर रूम किराए पे लेंगे तो उसका भी बिल हमें देना पड़ेगा। तो सर हम ये सोच रहे हैं कोई हमको 1 रूम के लिए मतलब वहाँ कोई जगह मिल जाए कि यहाँ रहना, खाना-पीना तुम्हारा सब रहेगा और तुम यहाँ रह के पढ़ सकती हो, इतना हम चाहते हैं कि हमारा मतलब इतनी मदद कोई कर दे बस। इस देश को चाहिए कि वो मदद आपके दरवाजे तक पहुँचाए। पूजा, मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि कमरों में रहने वाले लोगों का खर्च और लोगों का दर्द कितना होता है, तब जब परिवार में लगभग 8 लोग हों। मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश की एक लड़की जो जापान के सकुरा एक्सचेंज प्रोग्राम में गई, उसकी भी अगर मदद, उसकी भी पढ़ाई अगर मुफ्त ना हो सके, तो सरकार किस लिए बनी है? सरकार इसलिए बनी है कि होनहारों को आगे ले जाए, गरीबों की उनकी गरीबी से मुक्त कराए। पर ये गरीबी अगर पूजा पाल के दिनों में रही और जापान तक का सफ़र पूरा करने के बाद, भारत का नाम रोशन करने के बाद भी अगर उत्तर प्रदेश की सरकार या भारत की सरकार या मैं यहाँ तक कहूँगा कि जो स्थानीय सरकारें हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधित्व हैं, वो पूजा की ज़िम्मेदारी नहीं लेते, तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना होगी, शैक्षणिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना होगी। और पूजा पाल इतने बड़े सफ़र करने के बावजूद भी ये मन में सोच रखती हैं कि शायद मेरी पढ़ाई आगे पूरी ना हो सके। और हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक अपील करेंगे हाथ जोड़कर, एक कोशिश करेंगे, एक निवेदन करेंगे, एक विनती करेंगे कि अगर आप हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं, अगर आप सक्षम हैं, आप चाहें तो पूजा पाल की मदद कर सकते हैं और इनको एक उस स्थान पे पहुँचा सकते हैं जहाँ उच्च शिक्षा मिल सके, ताकि भारत का नाम रोशन हो सके। हम कैमरा पर्सन शिवानंद जी से कहना चाहेंगे कि पूजा जी का स्वागत करें और अग्नि की उड़ान जो कि आत्मकथा है कलाम जी की, उसे दें। और बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं हम। मेरा पहला वीडियो है और बहुत ऊर्जा महसूस हुई मुझे इस वीडियो को बनाने में, पूजा से बात करने में, पूजा की कठिनाइयों को जानने में। थैंक यू पूजा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।